अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 5 विच मीन वैरायटी ऑफ लाइफ। तो वैरायटी ऑफ लाइफ में हम देखेंगे कि हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किस तरह करते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें हम वायरसेस को डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका ऑर्गेनिज्म है इसको पहले जो क्लासीफाई किया वो ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी और ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासीफाई किया गया। बाद में इसमें जेनेटिक्स भी आ गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी आ गई और साइटोलॉजी भी आ गई। तो सारी बेसिस के ऊपर क्लासीफाई किया, क्योंकि हम फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की बेस पे तो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो आपको पता है इस दुनिया के अंदर अगर देखें तो अराउंड 15 लाख एनिमल स्पीशीज हैं और अराउंड 5 लाख प्लांट स्पीशीज हैं जो कि रिकग्नाइज हुई हैं। ठीक है। उनकी क्लासिफिकेशन के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए था। ठीक है। तो वो सिस्टम इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसका ओवरव्यू लिया है, तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले पहला जो उस आपकी टेक्स्ट बुक है उसका पहला जो पेज है उसमें क्या है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू वन एंड अदर एट सेम पॉइंट इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, के सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से मिलते हैं जो तहलीक के यानी कि तारीख है तब से लेके अब तक। However, some organism are more closely than other, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे से ज़्यादा मिलते हैं। लाइक स्पैरो जो हैं वो कबूतरों से ज़्यादा मिलते होंगे एज कम्पेयर टू इंसेक्ट। हालांकि सब उड़ सकते हैं लेकिन इंसेक्ट जो हैं उनके फीदर नहीं होते बल्कि उनके लाइट से जो होते हैं विंग्स, जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो आपके स्पैरोज हैं दे आर मोर लाइकली टू क्लोजली रिलेटेड टू पिजन्स एज कम्पेयर टू इंसेक्ट। तो जो क्लासिफिकेशन है उसकी बेसिस क्या थी कि इंडिविजुअल के अंदर उसका फॉर्म क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन इसमें सारी क्लासिफिकेशन नहीं आती थी। बायोलॉजिस्ट हैव क्लासिफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स शोइंग सिमिलैरिटी बेस्ड अपॉन होमोलॉजी। कि जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो क्लासीफाई किया ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स के अंदर, वो होमोलॉजी की बेस पे था, सिमिलैरिटी की बेस पे था, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री की बेस पे था, साइटोलॉजी और जेनेटिक्स की बेस पे था। ये लेटेस्ट है। ठीक है। जो पहले क्लासिफिकेशन थी वो सिर्फ फॉर्म और स्ट्रक्चर की बेस पे थी। लार्ज ग्रुप्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स अप टू स्पीशीज लेवल। आपको पता ही है सबसे पहले किंगडम है, किंगडम के बाद फाइला है, फाइला के बाद क्लासेस हैं, क्लासेस के बाद आर्डर्स हैं और आर्डर्स के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जनरा, जनरा के बाद स्पीशीज आ जाती हैं। ठीक है। और जो स्पीशीज है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का, यानी कि इससे लोअर क्लास नहीं पाई जाती। और एक स्पीशीज को आप कैसे डिफाइन करते हैं, इज ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली among themselves and produce fertile offspring but are reproductively isolated from all such groups in nature। कहता है कि स्पीशीज क्या हो सकती है, नेचुरल पॉपुलेशन में एक स्पीशी वो चीज़ होती है जो आज़ादाना तौर पे इंटरब्रीड कर सकती है among themselves, अपने दरमियान में ही, और फिर वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है। अब ये वाली क्लासिफिकेशन जो है, ये डेफिनेशन जो स्पीशीज की है, ये नहीं अप्लाई होती माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ही नहीं होते, वो तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि कोई और वे से स्पीशीज की डेफिनेशन करनी चाहिए, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके लिए ये बेस्ट डेफिनेशन है। ठीक है। और आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर सच ग्रुप्स इन नेचर। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है तो वो ह्यूमन के साथ ही क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं, किसी और के साथ क्रॉस ब्रीड नहीं कहते, इसलिए कहते हैं कि दे आर आइसोलेटेड इन ग्रुप्स। However, interbreeding cannot be used as a criteria for species recognition among
प्रीडोमिनेटली asexually reproducing organism, उसमें आपका सारे आ जाते हैं बैक्टीरिया। Each species possess its own distinct structure, ecological and behavior characteristics. हर species के दूसरी species से characteristics different होते हैं। वो environment के लिहाज से हो सकते हैं, structure के लिहाज से हो सकते हैं और behavior के लिहाज से हो सकते हैं। Hence, species are independently evolutionary unit. Different species do not exchange genes between them. सिर्फ एक ही स्पीशीज के जीन जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, एक स्पीशीज के दूसरी स्पीशीज के साथ नहीं हो सकते। साइंटिस्ट खुद से करते हैं, लेकिन वो तो हम करते हैं, लेकिन मोस्टली ये इन्वायरमेंट में ऐसे नहीं पाया जाता। डिफरेंट स्पीशीज डू नॉट एक्सचेंज जीन बिटवीन देम सिंस लॉन्ग लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू टू किंगडम। पहले जो है कि वो दो जो चीज़ें हैं वो उनको दो किंगडम में डिवाइड किया गया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट ईच किंगडम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड फाइला, और फाइला से फिर क्लासें बनी, क्लासों से आर्डर बने, आर्डर से फैमिली, फैमिली से जनरा, और genera से species बनी। You can say group of species is known as genera, and a group of genera is known as families, and a group of families is known as order, and a group of order is known as classes, and a group of classes is known as phyla, and group of phyla is belong to kingdom। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले क्लासिफिकेशन दी गई थी वो प्लांट और एनिमल्स की, लेकिन दे आर नॉट सफिशिएंट because different organisms have different nature. For example, euglena have both characteristics of plants and एनिमल्स। तो इसको ना हम प्लांट्स में रख सकते थे ना एनिमल्स में, तो इसलिए फिर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर आई हुई है, कार्न की क्लासिफिकेशन। ठीक है, कार्न क्या है, जिसका साइंटिफिक नेम जी मेज है। ठीक है, जी मेज। ठीक है। तो ये कौन से किंगडम से, ये आपको पता ही है। कारण क्या है, ये मकई क्या है, एक प्लांट है। ठीक है, इसलिए किंगडम प्लांटी में आता है। डिवीजन फाइलम क्या है इसका, आंथोफाइटा या ट्रैकियोफाइटा इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। क्लास एंजियोस्पर्मी है, क्योंकि इसमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। आर्डर क्या है, पोएल्स है। फैमिली पोएसी है, और जीनस इसकी जी है, और स्पीशीज इसकी मीज है। इसमें आपको याद रखने वाली की बात क्या है कि जो हर ऑर्गेनिज्म को हम दो नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, एक जीनस का और दूसरा स्पीशीज का। जो जीनस का पहला नेम है, उसका पहला वर्ड है वो कैपिटल होता है, और स्पीशीज का पहला वर्ड स्मॉल लेटर में होता है। ये आपने कभी नहीं भूलना। ये सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन जो है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था किसने, ये लिनियस ने इसको डिस्कवर किया था। इसने हर ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए थे, जिसकी वजह से इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी तीन वजूहत हैं, ये आपने नहीं भूलनी। नोमेनक्लेचर की तीन वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है नोमेनक्लेचर वजूद में आए। पहली रीज़न है कि डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुत से नाम थे एक ही, ये जो आपका प्लांट है या एनिमल है उसके बहुत से नाम थे। दूसरी रीज़न थी क्लासीफाई करने की, वन नेम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, कि एक ही नाम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को दे दिया गया। ठीक है। और तीसरी थी नो साइंटिफिक बेसिस फॉर कॉमन नेम, के कॉमन नेम की कोई साइंटिफिक बेसिस थी। सबसे पहले क्या था, डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल प्याज है, जिसको इंग्लिश में अनियन कहते हैं, पाकिस्तान में इसको प्याज भी कहा जाता है, गंडा भी कहा जाता है, बसल भी कहा जाता है, बसल भी कहा जाता है। तो एक ही प्लांट के डिफरेंट नेम थे। इसी तरह अगर आप देखें, ये था कि एक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नेम से एक ही जगह पे बुलाया जाता है। सिमिलरली अमलतास है, जिसको कैसिया फिस्टोला कहते हैं,
उसको अर्गवाड भी कहते हैं, गुरमाला भी कहते हैं, गोल्डन शावर भी कहते हैं, पर्जन कैशिया भी कहते हैं। तो ये एक ही प्लांट के सेम नाम थे। तो साइंटिस्ट ने कहा कि ये जो वेरियस नेम है एक ही पौधे के या एक ही जानवर के, इसको ख़त्म करके इनको भी एक साइंटिफिक नेम देना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली एक नाम के कहीं ज़्यादा पौधे और एनिमल थे, लाइक जो आपका ब्लू बेल्स हैं, जो जिनकी शेप ब्लू शेप बेल शेप होती थी, उन सबको ब्लू बेल्स शेप फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता था। इसलिए ब्लैक बर्ड जो है, जितने भी ब्लैक बर्ड हैं उनको ब्लैक बर्ड कहा जाता था। लेकिन उसमें क्रो भी आ जाता था और एक और रेवन भी आ जाता है। रेवन होता है ये जो पहाड़ी क्रो नहीं होता, उसको रेवन कहते हैं। वो बिल्कुल ब्लैक होता है और फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान कहते हैं, और पंजाबी में इसको टोडरका भी कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए कॉमन नेम हैज़ नो साइंटिफिक बेसिस। तो इसलिए ये तीन वजह थी जिस वजह से नोमेनक्लेचर बना। पहली थी कि एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट नेम थे, और दूसरी रीज़न थी जो डिफरेंट नेम्स एक ही ऑर्गेनिज्म को दिए जाते थे। मसलन ब्लैक बर्ड है, वो क्रो भी है, रेवन भी है, और तीसरी वजह है देयर इज़ नो साइंटिफिक बेसिस फॉर द कॉमन नेम्स। ठीक है। तो इसी तरह टू ए बायोलॉजिस्ट, ए फिश इज ए वर्टेब्रेट एनिमल विद बैकबोन। उसकी बैकबोन होती है, फिन्स और गिल्स होते हैं। लेकिन जो सिल्वर फिश है वो एक इंसेक्ट है। क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, वो उसके अंदर वर्टेब्रल कॉलम नहीं होता। डू नॉट फिट इनटू द बायोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ फिश। ठीक है। कॉमन नेम हैड कास्ट कंफ्यूजन। ठीक है। तो 18वीं सेंचुरी में फिर कार्लस लिनियस, एक स्वीडिश बोटेनिस्ट था, उसने एक सिस्टम बताया, डिवाइस सिस्टम नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑल ऑर्गेनिज्म टू हिम। His system is used today internationally। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बैन अवी तौर पर। He discarded the common names of plants and gave each of them a scientific name. He took the scientific name from Latin word। इसने Latin word ये लिया था, Latin लातीनी ज़बान से ये लिए। Linnaeus published the list of names in 1753, यानी कि 1753 में इसने ये प्लांट्स के रिलेटेड जो है ना बुक छापी। तो इसको इतनी ज़्यादा प्लीज जो कहते हैं शोहरत मिली, तो इसने फिर एनिमल की भी 1758 में एक बुक पब्लिश की। इसने क्या किया था, हर ऑर्गेनिज्म को दो वर्ड से रिप्रेजेंट किया। पहला तो था वो जीनस का, दूसरा स्पीशीज का। ठीक है। तो इस वजह से इसकी क्लासिफिकेशन को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, क्योंकि इसने दो वर्ड की क्लासिफिकेशन दी थी। मसलन एलियम सीपा है, ये अनियन को कहा जाता है। एलियम इसकी जीनस है और सीपा इसकी स्पीशीज है। सिमिलरली कैसिया फिस्टोला है, हिमलतास को कहते हैं। कैसिया इसकी जीनस है और फिस्टोला इसकी स्पीशीज है। मैन को होमो सैपियंस कहते हैं, होमो इसकी जीनस है और सैपियंस इसकी क्या है, स्पीशीज है। सिमिलरली जो पोटैटो है उसको सोलेनम ट्यूबरसम कहते हैं। ब्रिंजल को सोलेनम मेलेंजिना कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर सिमिलैरिटी पाई जाती है, इसलिए इनकी जीनस सेम है। एवरी स्पीसीज हैज ओनली वन साइंटिफिक नेम, the word awareness. Initially, classification was based on the appearance of morphology of plants and animals, but the advancement in the knowledge of cytology, physiology, genetic, molecular biology, the classification has been modified. तो अगर क्लासिफिकेशन को देखें तो पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। प्लांट्स और एनिमल जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते थे फोटोसिंथेसिस के जरिए, उनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ हैं और एनिमल्स जो हैं वो हेटेरोट्रॉफ हैं। ठीक है। तो ये दो टू वे क्लासिफिकेशन थी जिसमें ये खुराक की बेस पे बनी थी। ठीक है। यानी कि ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स और
हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स एंड ऑटोट्रॉफ प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्टोर एनर्जी, इसलिए इनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। और एनिमल कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड डिपेंड्स अपॉन द फूड ऑन द ऑटोट्रॉफ, प्लांट से पे डिपेंड करते हैं और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। बैक्टीरिया को हमने प्लांट्स में रखा था, लेकिन प्लांट्स में इसको रख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है और ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के हेट्रोट्रॉफ के की तरह का होता है। मैनी बायोलॉजिस्ट फाउंड दिस सिस्टम satisfactory while the other found it unworkable, ये for many unicellular organisms like यूकनीला जो है वो ऑटोट्रॉफिक भी है, उसमें क्लोरोफिल होता है, और एनिमल लाइक है, इसमें सेल वाल नहीं होती। ठीक है, यानी कि इसमें सेल वाल नहीं है तो ये एनिमल है, और क्लोरोफिल है तो ये प्लांट की तरह का भी है। ठीक है, फिर ये 1866 के अंदर अर्नेस्ट हैकल ने एक थर्ड किंगडम बताया हमें, जिसको हम प्रोटेस्टा कहते हैं। इसमें यूग्लिना और जिसमें दोनों करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते थे वो ऑर्गेनिज्म रखे। इसमें उसने बैक्टीरिया को भी रख दिया, हालांकि बैक्टीरिया इसमें नहीं आता, क्योंकि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अब्जॉर्प्शन शो करता है। फिर 1937 में ई चैटॉन सजेस्टेड डिफरेंशिएटिंग टर्म प्रोक्रियोट्स एंड यूक्रियोट। प्रोक्रियोट जिनके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और यूक्रियोट जिनके अंदर होता है। ठीक है, तो इसने एनिमल्स और प्लांट को इस तरह डिस्क्राइब किया। Some biologists also disagree about the classification of fungi। ठीक है, क्योंकि फंजाई जो है इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है अब्जॉर्प्टिव है, सच एज ब्रेड मोल्ड यीस्ट एंड मशरूम, लेकिन ये है यूक्रियोटिक। हालांकि बैक्टीरिया और फंजाई का दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्टिव है, लेकिन फंजाई की खास बात ये है कि ये जो है ये यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है, और बैक्टीरिया वो प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म है। विच आर सिंपल इन प्लांट इन मैनी वे बट डू नॉट ऑटोट्रॉफ, ये लेकिन ये ऑटोट्रॉफ नहीं होते। फंजाई आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेट्रोट्रॉफ दैट ऑब्टेन एनर्जी एंड क्या करते हैं, ये अपनी सरफेस से एंजाइम रिलीज करते हैं, नीचे ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डाइजेस्ट करके सिंपलर ग्लूकोज वगैरह में कन्वर्ट करके ग्लूकोज को ऑब्जॉर्व करते हैं और उससे अपनी एनर्जी हासिल करते हैं। तो ये डिकम्पोज भी करता है और ऑब्जॉर्व करता है substances from the surrounding and possess chitin as a major structural component in the cell wall। प्लांट्स में देखें तो सेल वाल सेलुलोज की बनी होती है, और फंजाई के अंदर काइटन की होती है, और काइटन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की बनी होती है। A relatively recent system of classification, the five kingdom system, was proposed by रॉबर्ट विटाकर, और इसको बहुत ज़्यादा प्रीज यानी कि मिली प्रीज जो उसको शोहरत मिली। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन शोन इन फिगर 5.1 is based on the three different level of cellular organization associated with the three principal mode of nutrition। इसमें थ्री मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे क्लासीफाई किया गया ऑर्गेनिज्म को, फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन, ठीक है, और तीसरा इंजेक्शन, कि वो फोटोसिंथेसिस कौन से ऑर्गेनिज्म यानी कि इसको न्यूट्रिशन कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट इसने बेस प्रोवाइड की न्यूट्रिशन, सेकंड अब्जॉर्प्शन, थर्ड इंजेक्शन। तो ये तीन वे पे इसने क्लासीफाई किया। प्रोक्रियोट्स unicellular organisms such as bacteria, eukaryote predominantly unicellular organism protista like Euglena and amoeba, and eukaryotic multicellular autotroph like Plantae, and eukaryotic multicellular reducer like fungi, for example mushroom, and eukaryotic multicellular consumer, इसको एनिमिलिया कहते हैं। तो इसने थ्री वे क्लासिफिकेशन की, इसमें ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, मोड ऑफ अब्जॉर्प्शन देखा, और मोड ऑफ इंजेक्शन देखा, कि वो अपनी न्यूट्रिशन किस तरह लेते हैं, अब्जॉर्प्शन किस तरह करते हैं, और इंजेक्शन कैसे करते हैं। मसलन इसने जो प्रोक्रियोट का कहा कि वो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो अब्जॉर्प्टिव होता है,
इसमें ये एक सेल के बने होते हैं। यूकैरियोट प्रीडोमिनेटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटेस्टा, इसने ये कहा कि ये इनका दोनों हो सकता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ प्लांट आ जाते हैं, और यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर, रिड्यूसर वो होता है जो अपनी एंजाइम नीचे रिलीज करता है, खुराक को डाइजेस्ट करता है और फिर उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, इसको हम रिड्यूसर कहते हैं। और यूकैरियोटिक कंज्यूमर एनिमल्स हैं, ये सारी चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं। Plants are autotrophic in nutrition mood, making their own food by photosynthesis, such as mosses, ferns, flowering plants. ये अपनी खुराक खुद बना जाते हैं। फंजाई का आपको मैंने बताया कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्टिव होता है। नीचे जो फूड होती है उसको उसके अंदर अपना एंजाइम रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से बाहर, तो वो डाइजेस्ट होती है, फिर वहाँ से वो अब्जॉर्ब करते हैं। बैक्टीरिया भी का भी इसी तरह है, लेकिन वो यूनिसेलुलर है। एनिमल लाइव मोस्टली बाय ingesting food and digesting it within the specialized cavity. They lack cellulose and show movement, for example birds and reptiles, ये मूव कर सकते हैं। In five kingdom classification, all eukaryotic that did not fit the definition of plant, fungi or animals were included in Protista. लेकिन फंजाई को हम प्रोटेस्टा में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि फंजाई जो है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो है अब्जॉर्प्टिव है और ये मल्टी सेलुलर है। Most protists are unicellular form, but this kingdom also includes relatively simple multicellular organisms that are believed to be direct descendant of unicellular protist। ठीक है, तो प्रोटेस्ट जो है वो यूनिसेलुलर फॉर्म है, लेकिन कुछ जो हैं वो कहते हैं कि ये सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो इस वजह से फिर एक और क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो कि आजकल ये फॉलो किया जाता है, वो किसने पेश किया? लेन मार्गुलिस एंड कार्लिन श्वार्ट्स ने इसको पेश किया था। मॉडिफाइड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर बाय कंसिडरिंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसने सारी चीज़ें देखी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, सेल का स्ट्रक्चर देखा यानी कि साइटोलॉजी, जेनेटिक्स देखी, और ऑर्गेनेली सिम्बियोटिक ओरिजिन देखा। These five kingdoms are Procreata, line Monera, kingdom Monera, and Protesta, Plantae, Animalia और Fungi। तो वीटा का कर की जो है वो ये क्लासिफिकेशन है, प्रोक्रियाटा, प्रोटेस्टा, एनिमिलिया, फंजाई और प्लांटी। ये इंसेस्ट्रल प्रोक्रियोट्स हैं, ये एवोल्यूशन को ट्री शो कर रहा है कि किस तरह प्रोक्रियोट से यूकैरियोट बने। लेकिन जो हमारा इस्लाम है वो कहता है कि हर स्पीशीज़ का एक जोड़ा अल्लाह ताला ने पहले से बना दिया था, ये एवोल्यूशन कोई बात नहीं होती। हाँ, कुछ करैक्टरिस्टिक्स कम या ज़्यादा होते हैं एवोल्यूशन के साथ, लेकिन ये नहीं है कि एक स्पीशीज़ दूसरे स्पीशीज़ के अंदर चेंज हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये इंसेस्ट्रल प्रोक्रियोट्स हैं, इसमें प्रोटोजोन, ये आपके पास जो है प्रोटोजोन, अमीबा, ये स्पंजेस वगैरह आ गए। इसी तरह ये जो एवोल्यूशन होती गई, आपके पास एनिमल आ गए, फंजाई आ गए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म प्लांट्स आ गए। तो आज का जो मेजर चैप्टर है वो वायरसेस के ऊपर है। वायरसेस की जो टर्म है वो किस तरह साइंटिस्ट ने इसको पहचाना? तो साइंटिस्ट ने कहा ये एक पॉइजन है, एक जहर है जो डिजीज भी काज कर सकता है और डेथ भी काज कर सकता है। क्वेश्चन किस साइंटिस्ट ने ये बताया? लुइस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने बताया। तो इसने ये इन्होंने ये भी बताया कि इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड, दूसरा प्रोटीन कोड जो इसके ऊपर होता है। ठीक है, और ये लिविंग सेल को डिफरेंट डिजीजेज काज कर सकते हैं, वायरसेस लाइक इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, स्मॉल पॉक्स, एड्स, ये डिफरेंट डिजीजेज कर सकते हैं। इन दिस सेक्शन द फोकस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियल वायरसेस के, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और तो उसका लाइफ साइकिल क्या है, लाइक एज बैक्टीरियोफेज। Some diseases caused by viruses shall also be discussed in this section.
और इसमें ये वायरोलॉजी की डेफिनेशन बार बार आ जाती है 1-2 नंबर की। द ब्रांच विच डील विद द स्टडी ऑफ वायरसेस इज नोन एज वायरोलॉजी। द वर्ड वायरस इज derived फ्रॉम लैटिन वर्ड वीनो मीन पॉइजन। ठीक है, पॉइजनस फ्लूइड। इट कैन बी डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन वायरस की भी आ जाती होती है, तो इसको भी आपने अच्छी तरीके से याद करना। A virus can be defined as non-cellular infectious entity, यानी कि इसके अंदर कोई सेल तो नहीं होता, लेकिन ये ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि डीएनए या आरएनए की बनी होती हैं, और इसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट होता है। एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल। ये बाहर नॉन सेलुलर होती हैं, लेकिन जब सेल के अंदर चली जाती हैं तो फिर ये रिप्रोड्यूस करती हैं। वर्चुअली यूटिलाइज द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। होस्ट के जो चीज़ें यूज़ करके ये अपनी प्रोटीन बनाती हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाती हैं। तो ये विनोम है विच मीन पॉइजनस फ्लूइड, और इसको डिफाइन कर सकते हैं नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी, यानी कि जिसका सेल नहीं होता लेकिन ये डिजीज काज कर सकती हैं। इसमें आरएनए और डीएनए होता है और इसके ऊपर प्रोटीन का कोट होता है, और reproduce only in the living cell. Some viral diseases have been known for centuries. बहुत पहले से ये diseases हैं. In fact, the first infectious disease against which effective method of prevention was developed was viral disease. ठीक है, सबसे पहले जिसकी क्योर हुई थी वैक्सीन के जरिए वो एक वायरल डिजीज थी, और इसको डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर। 1796 के अंदर एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था। इसने क्या किया, 8-year-old बॉय विद मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द पॉक्स लेजन्स ऑन द हैंड ऑफ मिल्कमेड। ये जो उसकी नौकरानी थी, उसकी हैंड से उसने कोवैक्स का लेजन लिया। ठीक है, यानी कि फ्लूइड लिया, और 8 ईयर बॉय को उसको अंदर इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, यानी कि अपनी नौकरानी के, जो उसकी दूध वाली नौकरानी थी, उसके ऊपर से कोपोक्स का वायरस लिया, यानी कि लीजन लिया, फ्लूइड लिया, और उसको 8 ईयर बॉय के अंदर इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, उसको 8 ईयर बॉय के अंदर इंजेक्ट कर दिया उसने। After 6 weeks, the boy was inoculated with pus for smallpox victim, but he did not develop the disease. उसने देखा कि इसको डिजीज नहीं हो रही। फिर उसने क्या किया, इसी मटीरियल को 23% के अंदर इंजेक्ट किया, तो उनको भी डिजीज नहीं हुई। एज द मटीरियल ही यूज वाज ऑब्टेन फ्रॉम द को, तो इसीलिए लेटर द टर्म वैक्सीनेशन वाज यूज बाय लूस पास्चर इन इनोकुलेटिंग अगेंस्ट डिजीज। तो को की से लिया गया था मटेरियल। ठीक है, तो वैका को कहते हैं वैका, तो इसी से टर्म वैक्सीन बनी। फिर 1884 के अंदर पास्चर एसोसिएट, उसके जो एसोसिएट मेंबर थे चार्ल्स कैम्बरलैंड, फाउंड द बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू द, इसने कहा पोर्सलेन फिल्टर से बैक्टीरिया तो पास नहीं होते, लेकिन वायरसेस जो है वो पास हो जाते हैं। इसने ये भी कहा था कि जो रेबीज करते हैं एजेंट, वो फिल्टर से पास हो जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता। एज इन दोज डेज द वर्ड वायरस वाज लूजली यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी टॉक्सिक सब्सटेंस दैट काज डिजीज। ठीक है, जो फिल्टर से पास हो जाता है वो डिजीज काज कर सकता है, और उसको वायरस कहा गया है। 1892 के अंदर इवान वास्की जो है डिस्कवर दैट एजेंट विच काज्ड टोबैको डिजीज वाज फिल्टरेबल। इसने भी यही कहा था कि ये फिल्टर से गुजर जाता है, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, यानी कि टोबैको डिजीज करता है। ये obtain the bacteria free filtrate from the ग्राउंड अप इन्फेक्टेड प्लांट, और उसको हेल्दी लीव्स के ऊपर रखा, तो उसको देखा कि फिर ये जो फिल्ट्रेबल मटेरियल है इसने हेल्दी प्लांट्स को डिजीज कर दी। आफ्टर दैट द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फिल्टर पासिंग थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट सच सीन इन द विक्टिम ऑफ मैनी डिजीज। तो जो फिल्टर से गुजर जाते थे तो वो तो डिजीज करते थे, लाइक फुट एंड माउथ डिजीज हो गई या येलो फीवर हो गया, तो इसको वायरसेस का नाम दिया गया।
द फिल्टर एजेंट वार फर्स्ट प्यूरिफाइड इन 1935 में इसको प्यूरिफाई किया। स्टेनली इसको ने क्रिस्टलाइज किए फॉर्म में इसको प्यूरिफाई किया। ठीक है, टोबैकोमेसिक वायरस को स्टेनली ने, तो इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। Chemical analysis of these particles shows that they contained only nucleic acid and protein. This suggests that unlike other form viruses are of simple chemical composition. तो इधर बॉक्स में बैक्टीरियोफेज का लिखा हुआ है कि वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर डिस्कवर इंडिपेंडेंट बाय टॉर्ट एंड डी हेरले ने इसको डिस्कवर किया था। तो इसके दो साइकिल होते हैं, लाइटिक साइकिल एंड लाइजोजेनिक साइकिल। कहता है कि बाज़ औक़ात ये जब अंदर जाता है बैक्टीरिया के तो उसका पूरा कंट्रोल संभाल लेता है और बड़ी रैपिडली मल्टीप्लाई करता है। इसको उसने लैक्टिक इसकी लाइटिक प्रॉपर्टी बताया। फिर उसने कहा कि ये जो इसका डीएनए बाज़ औक़ात उसके बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिलता है और ये होस्ट गेस्ट के रिलेशनशिप के तहत रहते हैं, यानी कि वो उसको हार्म नहीं चाहा जाता। वो जब डिवाइड करता है तो जो डीएनए ऑफ बैक्टीरिया और जो वायरस है वो भी डिवाइड करते हैं, तो इसको लाइजोजेनिक कहा गया। ठीक है, तो ये करैक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं वायरसेस के कौन कौन से। अगर आपको करैक्टरिस्टिक आ जाए तो ये लिख दीजिएगा। वायरसेस आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट, ये याद रखना, इन्फेक्शन काज करते हैं। विच कैन बी सीन अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा होता है, 250 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर तक ये होता है। दे आर 10 to 1000 टाइम स्मॉलर दैन बैक्टीरिया और फिल्टर से पास हो सकते हैं। ठीक है, वैसेस कैन नॉट बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस होते हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस ओनली इन द एनिमल और प्लांट सेल और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वेयर दे रिप्रोड्यूस बाय रेप्लिकेशन, जिसमें कापीज प्रोड्यूस होती हैं डीएनए। दस द वायरसेस आर ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ओब्लिगेट का मतलब है लाजमी, इंट्रासेलुलर अंदर, पैरासाइट जो डिजीज काज करता है, इन्फेक्शन काज करता है, यानी कि जो लिविंग सेल्स के अंदर रेप्लिकेट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इनके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी तो नहीं होती। ठीक है, ना इसमें ग्रैब साइकिल, ना इसमें ग्लाइकोलिसिस, ना इसमें, ये बस होस्ट का जो चीज़ें हैं वो यूज़ करके अपनी चीज़ें बनाते हैं। Viruses like metabolic machinery for synthesis of own nucleic acid and protein. They depend on the host cell to carry out these vital functions. During reproduction in the host cell, वायरसेस में काज डिजीज, और जो ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो डिजीज काज करते हैं और एक सेल से दूसरे सेल में ये इजीली चले जाते हैं। ऑल वायरसेस आर जनरली रेजिस्टेंट टू ब्रॉड रेंज ऑफ अवेलेबल एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड अदर, ये एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ये भी आपको आ जाता है, वो तो आपकी प्रॉपर्टीज आ गई, ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। बाज़ का स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता ही है कि जो कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है वायरस का उसको वेरियोन कहते हैं। ठीक है, इसमें एक न्यूक्लिक एसिड आरएनए या डीएनए होता है उसके ऊपर, जिसको जीनोम कहते हैं वायरस का, और इसके ऊपर प्रोटीन का कोट होता है जिसको कैप्सिड कहते हैं। ठीक है, और कैप्सिड की शेप एक वायरस की दूसरे वायरस से डिफरेंट होती है। The capsid gives a definite shape to variant. Capsid is made up of protein subunit known as capsomer. तो कैप्सिड को हम प्रोटीन सब यूनिट के बने होते हैं और उसको कैप्सोमेर कहते हैं। द नंबर ऑफ कैप्सोमेर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर वायरस। हर वायरस के अंदर जो कैप्सोमेर है उनकी क्वांटिटी दूसरे से डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल 162 कैप्सोमेर होते हैं हर वायरस के अंदर और 252 यानी कि 252 होते हैं किसके अंदर? एडिनो वायरस के अंदर, विच काज सम कॉमन कोल्ड्स। एडिनो वायरसेस कॉमन कोल्ड करते हैं। इन सम एनिमल वायरसेस द न्यूक्लियोकैप्सिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड इज कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन ड्राइव्ड फ्रॉम द होस्ट द एनवेल्प। ठीक है, यानी कि होस्ट की मेम्ब्रेन यूज करते हैं जिसको एनवेल्प कहते हैं। नॉन एनवेल्प वायरसेस आर आल्सो नोन एज नेकेड वेरिएंट्स। एनिमल एंड प्लांट वायरसेस में भी पॉलीहेड्रॉन, उसकी बहुत सी साइडें होती हैं एनिमल और प्लांट वायरसेस की।
या तो वो हेलिकल शेप में भी हो सकते हैं, इन्वेल्व भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स उसकी सिमेट्री भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो 1983 के अंदर कुछ ऐसे माइक्रोब्स भी होते हैं जो सिर्फ प्रोटीन होती हैं और लेकिन वो इन्फेक्शन काज करती हैं, उसको उसको उसने प्रियॉन्स का नाम दिया। देयर नेचर इज वेरी कंट्रोवर्शियल क्योंकि ये प्लांट प्रोटीन इन नेचर होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली दैट कंटेन इंफॉर्मेशन दैट कोड फॉर ओन रेप्लिकेशन। All organisms contain their genetic information in nucleic acid. Prions are responsible for NAD co-infection and mysterious brain infection in man. ठीक है, तो ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिजीजेज हैं जो इन्फेक्शियस प्रोटीन काज करती हैं जिसको हम प्रियॉन्स कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका। आगे आ गया बैक्टीरियोफेजेज इनटू स्ट्रक्चरल फॉर्म में। जो बैक्टीरियोफेज हैं यानी कि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। इनकी दो स्पीड ट्रीज होती हैं। एक क्यूबिकल फेजेस होते हैं जो उसकी एकोसा हेड्रल सिमेट्री होती है, 20 फेसेस होते हैं, और हेलिकल फेजेस जो उनकी शेप राड शेप होती है। Many phases consist of head and tail. In those cases, head are polyhedral. ये जो head होता है उसकी बहुत सी साइडें होती हैं, ठीक है। बट द टेल्स आर आर्ट शेप। टेल जो है उसके धागे होते हैं लंबे लंबे। मॉर्फोलॉजी ऑफ सम वायरसेस एंड बैक्टीरिया हैज बीन शोन। ये आप देखें, ये वैक्सीनिया वायरस है, ये मम्प्स का वायरस है, ये हर्प्स वायरस है, ये ORF वायरस है, ये रैबिडो वायरस है, ये टी इवन कोलीफेज है। ये सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया इसके ऊपर सॉरी बैक्टीरिया के ऊपर ये अटैक करते हैं। इन्फेक्शियस टेल्ड फेज इन्फ्लुएंजा वायरस एंड टीबी वायरस है। पोलीमा वायरस है, ये मोस्टली कैंसर का कर सकता है। पिकोमा वायरस है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो आपको पता ही है, earlier researches on bacteriophage were mainly on limited number of phages that infect E. coli. Of the best known as T phages. T phages में भी कौन कौन से हैं? T2 और T4 phages। इस ये मेनली जो है फेज स्टडी के अंदर यूज होते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें T4 का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर, तो ये टैडपोल लार्वा की तरह का होता है जिसमें हेड और टेल होते हैं। हेड जो होती है वो लॉन्गेटेड पैरामाइडल होती है यानी कि जिसके ऊपर और नीचे ट्राइंगुलर होती है और दरमियान में दो लाइनें होती हैं लंबी सी, यानी कि ऊपर और नीचे ट्राइंगल और दरमियान में दो लाइनें। विद इन द हेड डबल स्टैंड, और इस हेड के अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होता है। मोस्टली डीएनए होता है, बैक्टीरियोफाज के अंदर तो होते ही डीएनए। द स्ट्रक्चर ऑफ टेल इज मोर कम्प्लेक्स दैन हेड। टेल जो है वो उसका स्ट्रक्चर ज़्यादा पेचीदा होता है। ए लेयर ऑफ डिस्टिंक्ट प्रोटीन फॉर्म द इनर ट्यूब। जो इनर ट्यूब बनती है वो एक डिस्टिंक्ट प्रोटीन, एक खास प्रोटीन की बनी होती है। विच इनक्लोज द शीट, जो उसके ऊपर एक शीट होती है मेड अप ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन, यानी कि एक खास प्रोटीन की एक आपके दरमियान में ट्यूब होती है और उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है एक और प्रोटीन की। वन साइड ऑफ शीट इज कॉलर। जो ऊपर वाली साइड है उसके ऊपर कॉलर होता है और नीचे वाली साइड के ऊपर प्लेट लगी होती है। ये याद रखते हैं, ऊपर वाले साइड पे कॉलर होता है, नीचे वाली साइड पे प्लेट होती है। ये आप देखें, ये स्ट्रक्चर से ये देखें, ये एक ऊपर ट्राइंगल है और एक ये नीचे ट्राइंगल है, ठीक है। एक तो दरमियान में ये आप देखें, ये कोसा हेड्रल सिमेट्री है। इसमें आप देखें ये प्रोटीन है, ये ट्यूब है, इसके अंदर वाला पोर्शन एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है और बाहर वाला पोर्शन जो है एक और प्रोटीन है। ये कॉलर है, ये आप जो आपको मेरा नहीं कॉलर आपको नज़र आ रहा है इस तरह कॉलर, ये भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन का बना होता है। ये बेस है, टेल है, इसको हम इंजेक्शन कहते हैं। ये इंजेक्ट होता है, लाइसोसोम रिलीज होता है और डीएनए फिर इधर से ये अंदर धंस जाता है और फिर डीएनए इधर से आके होस्ट में चला जाता है। ये रिसेप्टर साइड हैं, टेल फाइबर जो होती हैं ये रिसेप्टर को पहचानती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। फाइबर अटैच विच आर द स्ट्रक्चरल अटैचमेंट द वॉल्यूम ऑफ द phage is about 1/10 of the host।
ये आप देख सकते हैं ये कि 1000 टाइम छोटा होता है होस्ट के सेल से। तो इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया जाके रिसेप्टर साइट को आइडेंटिफाई करता है अपनी टेल के साथ और वहाँ पे अटैच हो जाता है, ठीक है। जब वो रिकॉग्नाइज कर देता है रिसेप्टर साइट के ऊपर तो फिर क्या होता है, ड्यूरिंग अटैचमेंट वीक केमिकल यूनियन बिटवीन बैरियन एंड रिसेप्टर साइट टेक प्लेस। तो यूनियन बन जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वो जो टे उसका सेंट्रल जो होती है प्रोटीन वो नीचे आती है, ठीक है। जब नीचे आती है तो पेनिट्रेशन होती है, तब टेल रिलीजेज लाइसोजाइम जो कि उसकी सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को, जो बैक्टीरिया है तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेस्ट होने के बाद ये जो टेल है वो अंदर की तरफ कंट्रैक्ट करती है। जब अंदर की तरफ कंट्रैक्ट करती है तो डीएनए ऊपर की तरफ से अंदर चला जाता है। जिस तरह हम सिरिंज को जो है पीछे से पुश करते हैं, उसी तरह जब कंट्रैक्ट करती है तो उसको पुशिंग फोर्स मिलती है तो वो डीएनए अंदर चला जाता है। द कोट विच फॉर्म द फेज हेड, ये सब बाहर रहते हैं, सिर्फ डीएनए अंदर जाता है। मैनी एनिमल वायरसेस however enter the host as a whole immediately after entering the host wherein nucleic acid takes the control of the host biosynthesis, या तो वो कंट्रोल हासिल कर लेता है या वो होस्ट गेस्ट के रिलेशनशिप में रहते हैं। अगर वो होस्ट का कंट्रोल हासिल कर लेगा तो फ़ौरन से मल्टीप्लाई करेगा और बस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो होस्ट गेस्ट के रिलेशनशिप में रहते हैं यानी कि डीएनए जो है बैक्टीरियल डीएनए का पार्ट बन जाता है और वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करता बल्कि होस्ट गेस्ट में रिलेशन में रहता है, तो उसको हम कहते हैं लाइजोजेनिक साइकिल। ये आप देखें, लैंडिंग हुई है, ठीक है। रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज किया है, फिर कंट्रैक्शन हुई है, अटैचमेंट हुई है। कंट्रैक्शन के दौरान जो है वो डीएनए की अंदर पेनिट्रेशन हुई है। जब डीएनए अंदर चला गया है, तो यहाँ तो ये लाइटेक साइकिल शो करेगा, अगर होस्ट का वो कंट्रोल संभाल लेगा यहाँ लाइजोजेनिक साइकिल करेगा। ये आपके पास ये साइकिल है। ये वायरस है, लाइटेक साइकिल के जरिए ये बाहर निकला वायरस। इसने ये बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, और डीएनए इसके अंदर इंसर्ट हुआ। तो इसने क्या किया, होस्ट का सारा कंट्रोल संभाल लिया। कंट्रोल संभालने के बाद ये होस्ट के अंदर होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हुए प्रोटीन और डीएनए बनाएगा। और प्रोटीन और डीएनए के जो हेड है वो प्रोटीन और टेल भी प्रोटीन की होगी और ये डीएनए होगा। डीएनए जो है वो प्रोटीन के अंदर पैक हो जाएगा और इस तरह नए बैक्टीरियोफाज बनेंगे और ये लाइटेक साइकिल के अंदर रिलीज हो जाएंगे। दूसरी फिगर में क्या है कि बाज़ औक़ात ये जो रिलेशनशिप होता है ये होस्ट गेस्ट का रिलेशनशिप होता है, यानी कि वो दूसरे को हार्म नहीं करता बल्कि वो जो डीएनए बैक्टीरियोफाज का ये पार्ट बन जाता है किसका, बैक्टीरिया का, बैक्टीरियल डीएनए का। और जब वो बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है तो फिर आपका जो बैक्टीरियल और वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करता है। और बाज़ औक़ात अगर इसको कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर मिलता है दूसरा, तो ये स्पॉन्टेनियसली इंड्यूस हो जाती है, लाइक हाई टेम्परेचर हो गया या पीएच चेंज हो सकता है। तो उसकी वजह से ये दोबारा से लाइटिक साइकिल में जा सकता है। तो ऊपर वाला लाइटिक साइकिल है, नीचे वाला लाइजोजेनिक साइकिल। तो जब फेज का डीएनए बन जाता है पार्ट बैक्टीरियल डीएनए का, उसको हम प्रोफेज कहते हैं और इस साइकिल को हम लाइजोजेनिक साइकिल कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस, वायरसेस की जो है वो शेप डिफरेंट होती है हेड की, और उसकी मार्फोलॉजी डिफरेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड प्रॉपर्टीज तो ऑलमोस्ट ये भी क्लासिफिकेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो जो वायरसेस हैं उसको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोट, प्रोटीन कोट, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल दो तरह के होते हैं इसमें, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस। जिनके अंदर डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है उनको डीएनए वायरसेस कहते हैं, और जिनको आरएनए होता है वो आरएनए वायरसेस कहलाते हैं। और बाज़ औक़ात इनके ऊपर इन्वेल्प होता है और बाज़ औक़ात नहीं। अगर इन्वेल्प नहीं होता इसको नेकेड वायरसेस कहते हैं। On the basis of morphology of viruses are classified into rod shape,
ये शेप की बेस पे है, स्फेरिकल और tadpole लाइक बैक्टीरियल वायरसेस। और जेनेटिक लेवल पे हम करते हैं डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस। और आरएनए वायरसेस को रेट्रो वायरसेस भी कहते हैं और ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं, लाइक हेपेटाइटिस सी हो गया या एचआईवी का वायरस हो गया। तो ये बड़ी जल्दी से डिजीज स्प्रेड करते हैं। देयर आर मैनी डिजीजेज विच आर काज्ड बाय वायरसेस, ओनली दोज आर बीइंग मेंशन्ड हियर। तो सबसे पहली डिजीज़ है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स आपको पता ही है, ये पॉक्स वायरसेस काज करते हैं कि जो डीएनए इन्वॉल्व वायरसेस होते हैं और सबसे पुराने हैं दैट जिसने जो है वो चाइना के अंदर 12वीं सेंचुरी बीसी के अंदर बहुत सी जो है वो स्प्रेड हुई है डिजीज। तो 20 सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स वाज ए कॉमन डिजीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। 20वीं सेंचुरी में ये कॉमन हो गया ये डिजीज। इन स्मॉल पॉक्स रेज फ्लूइड फिल्ड वेजिकल आर फॉर्म्ड ऑन द बॉडी, सारी बॉडी के ऊपर वेजिकल बन जाते हैं, ठीक है। ऑन द बॉडी विच बिकम पस्ट्यूल लेटर ऑन, और जिसके अंदर पस बन जाती है एंड फॉर्म पिटेड सैक्स, और बाद में जब वो फटती है तो उसके जख्म बन जाते हैं जिसको हम पॉक्स कहते हैं। और जख्मों को हम क्या कहते हैं? पॉक्स कहते हैं। यानी कि सबसे पहले उबार बनते हैं, उसके अंदर आती है पस, जब वो फटती हैं तो स्कार बन जाते हैं, जख्म बन जाते हैं और पॉक्स भी होते हैं। 1950 में ह्यूमनाइजेशन एंड अदर कंट्रोल मेजर हैड लार्जली डिक्रीज डेंजर, और 1950 में इसमें वैक्सीनेशन की गई जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कम होगी। और थर्ड वर्ल्ड वार यानी कि अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ये स्टिल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और 1980 में इट वाज डिक्लेयर्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट स्मॉल पॉक्स हैज बीन एरेडिकेटेड फ्रॉम वर्ल्ड। 1980 में कहा गया कि ये दुनिया से खत्म हो गया है। Herpes simplex viruses, herpes virus is responsible for this disease. It is naturally occurring disease of mankind in vascular lesion in the epithelial layer of ectodermal tissue are found. ये जो vascular tissues होते हैं ना लेफ्स के, ये इसके एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर पस पड़ जाती है, ठीक है। मोस्टली commonly this disease occur in mouth, lips एंड योर अदर स्किन पार्ट्स लाइक फेस हो गया, उसमें भी होती है। तो इन्फ्लुएंजा वायरसेस आर इन्वॉल्व्ड आरएनए वायरस। ये आरएनए नेचर का है, ये ज़्यादा खतरनाक होगा, जल्दी स्प्रेड करते हैं आरएनए वायरसेस। इन्फ्लुएंजा इज वाइड स्प्रेड डिजीज इन मैन एंड अकर इन एपिडेमिक फॉर्म, क्योंकि जिनके अंदर आरएनए वायरसेस होते हैं उनको रेट्रो वायरसेस कहते हैं। ये जाते हैं अंदर और आरएनए से पहले डीएनए बनाते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके और फिर रेप्लिकेट करते हैं। मर्स एंड मीजल ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है। मर्स एंड मीजल वायरसेस बिलोंग टू ग्रुप पैरामो पैरामाइक्सोवायरसेस। पैरामाइक्सोवायरसेस बड़े खतरनाक होते हैं। दे आर लार्ज इन्वेल्ड आरएनए वायरसेस। मर्स इज हाईली कंटेजियस वाइड स्प्रेड बट सेल्डम फैटल। ये मौत तो नहीं काज करती लेकिन बड़ी जल्दी से स्प्रेड होती है क्योंकि इसमें आरएनए एज ए मटेरियल है जेनेटिक। अबाउट 60% ऑफ adult आर immune टू इट। Measles is one of the commonest diseases of the childhood and adult human population and is equally susceptible to the world over. This disease develop immunity in its victim. जब वो एक दफ़ा हो जाती है फिर दोबारा नहीं होती। ये पोलियो वायरस जो है ये आपके मोटर नर्व यानी कि नर्वस सिस्टम के जो नर्व्स होते हैं उनके उनके ऊपर इनका रिसेप्टर साइज होती है और ये बड़ी खतरनाक है। इससे आपकी हड्डियां जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं चाइल्डहुड में। पोलियो माइलेटिस काज बाय पोलियो वायरस इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सॉरी इसमें मोटर नर्व जो होते हैं वो डिसफंक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम की वजह से जो है चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। इट अकर मोस्टली इन चाइल्डहुड। द एज एट विच प्राइमरी इन्फेक्शन अकर वेरीज विद सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। यानी कि जो अमीर होंगे वो तो इसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। और उनको अवेयरनेस होगी कि पोलियो ड्राप्स पीने हैं और इंजेक्शन लगवाने हैं इसकी वैक्सीन के। The polioviruses are the smallest known viruses and contain RNA in spherical capsid
जो आरएनए होता है इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल और स्फेरिकल कैप्सिड होता है। सम कॉमन ह्यूमन वायरसेस डिजीज, ये स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, ये तो रेडिकेट हो गई आज। हर्ब सिम्प्लेक्स, ये देखिए आपके लिप्स को अफेक्ट करता है, फेस को अफेक्ट करता है। मीजल्स, ये एक दफ़ा हो जाए दोबारा नहीं होती। माउथ्स भी जो है एक दफ़ा हो जाए दोबारा नहीं होती। रेट्रोवर्सस में सबसे, यानी कि जिनके अंदर आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है, ये पीछे भी आने रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन ये इसमें एड्स हम मोस्ट इम्पोर्टेंटली करेंगे क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है इंजेक्शन के थ्रू, और ना अनसेफ syringes और इंजेक्शन के थ्रू स्प्रेड होती है। आरएनए ट्यूमर वायरसेस हैव बीन नोन फॉर मैनी ईयर्स, और ये आपके वाइट ब्लड सेल को अफेक्ट करती है, टी सेल्स को, और आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देता है, और जिसकी वजह से रिक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाती है। These viruses are widely distributed in nature and associated with tumor production in a number of animal species. इसमें fowl है, rodent है, cats है और humans है। The most familiar virus is human immunodeficiency virus (HIV), which cause acquired immunodeficiency syndrome. ये इसकी इनिशियल कंडीशन होती है, और ये फाइनल, जब वो पूरे वाइट ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है तो उसको हम acquired immunodeficiency syndrome कहते हैं। The single stranded RNA tumor virus, which also include retroviruses, are spherical in form, ये राउंड फॉर्म का होता है, अबाउट 100 नैनोमीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है वो 100 नैनोमीटर होता है, एंड डेवलप्ड बाय द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूज करता है वाइट ब्लड सेल की। Although a few retroviruses are non-specific, जो थोड़े से हैं वो non-specific होते हैं, that is they can infect any cell. Most of them infect only host cell that possess required receptor. For example है HIV है, वो सिर्फ टी सेल लिम्फोसाइड वाइट ब्लड सेल को अफेक्ट करेगा। इसी तरह आपका जो है पोलियो का वायरस है, वो सिर्फ मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो डिफरेंट वायरसेस की इसी तरह हेपेटाइटिस के जो वायरस हैं वो सिर्फ लिवर को अफेक्ट करती हैं क्योंकि रिसेप्टर साइड उनकी वही होती है। इन केस ऑफ एड्स virus, the host cell possesses receptors that allow the viral absorption and penetration in several type of leukocyte. White blood cell के अंदर इसके रिसेप्टर होते हैं, वहाँ ये रिकग्नाइज करता है और अंदर जाके ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रिलीज करता है, जो कि आरएनए को डीएनए के अंदर कन्वर्ट करता है। डीएनए फिर प्रोटीन बनाता है, अपनी ही प्रोटीन होस्ट की, और उसके अंदर जीनोम आ जाता है जिसको प्रोवायरस कहते हैं, और ये फिर प्रोजनी सेल नए सेल में जाता है और नए नए सेल को ये मार कर देता रहता है। इन दिस वे सम रेट्रोवायरसेस कैन कन्वर्ट नॉर्मल सेल इनटू कैंसरियल सेल। तो ये आप देख सकते हैं क्वाड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। द एड्स वाज रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियन इन अर्ली 1980। The young male having one or more of complex symptoms such as fear, ये symptoms है, ये अगर आपको आ जाए what are the symptoms of HIV and AIDS, तो आपने ये चार symptoms लिखनी है। पहला है निमोनिया, severe निमोनिया, दूसरा है रेयर वास्कुलर कैंसर, तीसरा है सडन वेट लॉस, चौथा है स्वोलन यानी कि लिम्फ नोड जो कि इम्यूनिटी के सेल हैं वो स्वोलन हो जाते हैं, एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन। ये पांच इसके इलामात हैं, ये आपको आनी चाहिए। ऑल दीज यंग पेशेंट वर होमोसेक्सुअल, यानी कि सारे मेल थे लेकिन बाद में ये फीमेल के अंदर भी पाई जाएगी, नॉन होमोसेक्सुअल पेशेंट्स के अंदर भी पाई जाएगी। हु आर गिवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड प्रोडक्ट, जिनको ब्लड ये बीमार बंदे का ब्लड दिया गया या उनको ब्लड प्रोडक्ट दिए गए। In 1984, the agent causing the disease was identified by the research team from Pasteur Institute in France and National Institute of Health in US. In 1986, the virus was named as human immunodeficiency virus mean HIV. The major cell infected by HIV is T lymphocyte, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, which is a major component of immune system. As HIV infection continues in the host, it decreases the T lymphocyte.
and result in failure of immune system and infected by HIV. Recent studies on HIV reveal that the virus infect and multiply in monkey but does not cause disease in them, which means that HIV is a host specific. मंकी को ये डिजीज नहीं कर सकता लेकिन ह्यूमन को ये डिजीज काज कर सकता है। तो ये आप देखें ये राउंड इन शेप होता है। ये इसकी स्पाइक प्रोटीन है, जिस तरह कोविड की स्पाइक प्रोटीन होती है, ये आरएनए इसके अंदर होता है। तो जब ये टी सेल को इन्फेक्ट करता है तो ये आरएनए उसके अंदर चला जाता है। तो ये भी आपको 2 नंबर का आता होता है। एक आता होता है कि इसकी अलामात क्या हैं, व्हाट आर द साइन एंड सिम्पटम्स, तो ये 5 बतानी है आपने। दूसरा आपको आता है किस तरह ये स्प्रेड होता है। तो एचआईवी इज ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कंटेंट, सेक्स के ज़रिए होता है, कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ब्लड और ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए हो सकता है। हेल्थ केयर वर्कर कैन आल्सो क्वेयर एचआईवी ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटी, अगर ब्लड उसका आपके ब्लड से लग जाते हैं। अवॉइडिंग द डायरेक्ट कंटेंट विद द एचआईवी इंपॉर्टेंट मेजर फॉर प्रिवेंटिंग दैट डिजीज। Prevention of intravenous drugs with common syringes and use of sterile needle, यानी कि आपने जो ड्रग्स यूज़ करनी है वो प्रिवेंट करनी है, ऐसी सिरिंजेस आपने यूज़ करनी है जो नई हो और या वो जो एटोक्लेव हुई हो। ठीक है। No vaccine against HIV has been synthesized and it's experimentally administered in humans started in 2001 in South Africa. ये आप देख सकते हैं, ये एचआईवी का वायरस है। इसने टी लिम्फोसाइट को रिकॉग्नाइज किया, टी सी डी फोर रिसेप्टर को। जब सी डी फोर रिसेप्टर को ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे, वहाँ पे अटैच हो जाएंगे, फिर ये पुल होके जो वायरल कोड है ये खोल देगा ब्रेन को रिसेप्टर की, और ये आपका वायरस है आरएनए का, आरएनए अंदर चला जाएगा। आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा, डीएनए के अंदर। ठीक है। तो डीएनए क्या करेगा, डीएनए फिर प्रोटीन बनाएगा, सॉरी डीएनए फिर आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोटीन जब बन जाती है तो वो प्रोटीन डीएनए के ऊपर, सॉरी आरएनए के ऊपर कवरिंग बना लेती है और एक नया वायरस बनता है, और ये नया वायरस बन के फिर न्यू सेल्स जो टी लिम्फोसाइट है उनको अफेक्ट करता है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस जो है वो लिवर की इन्फेक्शन की डिजीज है। It is usually caused by viral infection, toxic agent and drugs. It is characterized by jaundice, इसमें मुंह पीला हो जाता है क्योंकि ब्लड जो है वो सॉरी बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी येलो कलर आता है आप स्किन के अंदर। अब्डोमिनल पेन होता है। अगर आपको आज व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस, तो ये लिखनी है जाइंडस, अब्डोमिनल पेन, लीवर एनलार्जमेंट, फटीग एंड सम टाइम्स फीवर। मैंने कहा कि आपको बुक के अलावा कोई गाइड भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें आपको सारा कुछ आना चाहिए। ठीक है। मसलन व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस लिखे हुए हैं, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस वो भी लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस वो भी लिखी हुई है। तो वो डिफरेंट क्वेश्चन करेगा जो आपकी बुकलेट के अंदर इंक्लूड होते हैं। Hepatitis A, formerly called infection hepatitis, is transmitted by contact with feces from the infected individual। और ये इतना खतरनाक नहीं होता। बी हेपेटाइटिस बी ये भी खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस सी ये आरएनए कंटेनिंग वायरस होता है और ये बड़ा खतरनाक होता है। फॉर्मली कॉल्ड नॉन ए और नॉन बी हेपेटाइटिस passes through the blood from mother to the child during pregnancy, afterward और सेक्सुअल कंटैक्ट के जरिए ही फैलता है। हेपेटाइटिस डी को डेल्टा वायरस कहते हैं। हेपेटाइटिस सी को जो कि ट्रांसमिटेड थ्रू फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, हेपेटाइटिस एफ और जी काज बाय वायरसेस एक्ट आइडेंटिफाइड, इनका नेचर नहीं आइडेंटिफाई होती। वायरसेस ऑफ हेपेटाइटिस ए बी सी आर बेटर नोन। हेपेटाइटिस ए वायरस इज एन आरएनए वायरस which causes the mild short term less virulent disease, इसलिए ये इतना खतरनाक नहीं होता। लेकिन हेपेटाइटिस सी इसको साइलेंट किलर कहते हैं, यानी कि इसके साइड एंड सिम्टम्स तो नहीं नजर आते ये, लेकिन आपकी लिवर सिरोसिस करता रहता है आहिस्ता आहिस्ता और डेथ काज कर सकते हैं। Hepatitis C virus is also known as RNA virus involved virus cause
B and hepatitis C is less severe than hepatitis C and B, but hepatitis C is often lead to chronic liver disease. Most recent work of Halber and co-workers reveal that pig could be the source of infection of hepatitis C. शुक्र है ये हमारे मुआशरे में नहीं है क्योंकि हम पिग खाते ही। Hepatitis B is the second major form of hepatitis after hepatitis C. It is caused by the DNA virus, which is very common in Asia, China, Philippines, Africa and Middle East. चाइना सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, इसके बाद चाइना के अलावा पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है और दूसरे कंट्रीज भी एशियन आते हैं। Hepatitis B is transmitted by the exchange of body fluid, for example, blood serum, breast milk, saliva. ये हेपेटाइटिस बी की स्प्रेड लिखी हुई है किस तरह होती है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए हो हेपेटाइटिस बी स्प्रेड तो इट स्प्रेड बाय बॉडी फ्लूइड, blood serum, breast milk, saliva, and from mother to the child during birth or sexual contact के लिए। During acute attack of hepatitis B, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइटिस एंड जॉन्डिस रिपोर्टेड। ये एक्यूट होता है जो फॉर द टाइम बीइंग जल्द जो सबसे पहले सिम्टम्स आते हैं। Infected person can recover completely and become immune to the virus. People with chronic hepatitis infection are the risk of liver damage. जिनको क्रोनिक यानी कि लंबे अरसे तक भी चलता है उनका लीवर डैमेज हो जाता है। हेपेटाइटिस कैन कंट्रोल्ड बाय अडॉप्टिंग हाइजीन मेजर with routine vaccination and screening of blood organ tissue of the donor. Genetic engineering vaccine is available for hepatitis B, लेकिन vaccine is available also available for hepatitis A but not for hepatitis C. ये आप देख सकते हैं। Carlos Linnaeus divided all organisms of life into two kingdoms, plants and animals. Bacteria were also placed in the kingdom plantae क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है। And were placed in the kingdom Monera. Okay. Kingdom sorry Protesta, ये प्रोटोजोन भी प्रोटेस्टा के अंदर आते हैं। The most common system of classification used today developed 1969 by Robert Whittaker of Cornell University used five kingdom। ठीक है, उसके नाम लिख देने हैं आपने, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई, प्रोटेस्टा एंड मोनेरा। Whittaker's five kingdom system of classification recognized two basic types of cell form and structure. In five kingdom classification proposed by Marvelous and Schwarz, organelles of symbiotic regions such as and are also considered। तो ये आप देख लीजिएगा इसमें क्या आती है। A bacteriophage reproduce by using the metabolic machinery of host। होस्ट की ये बैक्टीरिया ही है ना होस्ट, तो बैक्टीरिया भी लिख सकते हैं, होस्ट भी लिख सकते हैं। द प्रोटीन कोड दैट encloses the viral genome is called capsid। ठीक है, and it is made up of capsomere। Retroviruses are RNA viruses which have specific enzyme reverse transcription by which the RNA is converted into DNA। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आ जाएगा वहाँ पे, या रेट्रोवायरसेस और आरएनए वायरसेस। एचआईवी इन्फेक्ट CD4 receptor of T lymphocyte and defect in the cell lead to failure in immune system। Hepatitis is caused by hepatitis virus। ठीक है, इसमें हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई एफ सारे हैं। वायरल हेपेटाइटिस ऑफ many types। Hepatitis A and C are caused by RNA viruses, whereas virus hepatitis B virus is caused agent of hepatitis B। DNA virus, इधर DNA virus है ना, तो viral hepatitis is of many types। Hepatitis A and C are caused, तो A B C D E F तो 6 टाइप्स के होते हैं। अब तो 7वीं भी आ गई है, तो 7 टाइप्स होती हैं इनकी, लेकिन आप मैनी टाइप्स भी ले सकते हैं। विच इज काज्ड बाय ए और सी आरएनए वायरस है,
और बी जो है वो डीएनए वायरस है, तो इधर डीएनए आएगा। दैट्स ऑल। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैंने कहा आपको बुकलेट आनी चाहिए, और चीज़ें आपको आए आए ना आए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।